हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है कैलेंडर का पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हम लोगों ने कैलेंडर के पढ़े हैं, दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करें और जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कैलेंडर का। तो कैलेंडर में जो आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है वो डेज का होता है, वो ऑड डेज का होता है। ठीक है ना। ऑड डेज में जो है आपका मैंने बताया था कि आपके जो डे होते हैं वो 7 डेज होते हैं। ठीक है, 7 डेज की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग आपकी संडे से होती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकी कोडिंग हम 0 से करते हैं। ठीक है ना। तो 0 से जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो 7 की जगह 6 पे कोडिंग हमारी खत्म हो जाएगी। 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। तो 0 to 6 जो होते हैं ये इनको हम ऑड डेज कहते हैं, इनको हम विषम दिन कहते हैं। ठीक है। और ऑड डेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। टोटल डेज को आप 7 से डिवाइड कर दें तो आपको ऑड डेज मिल जाएगा। तो 7 से जब आप टोटल डेज को डिवाइड करेंगे तो आप लेंगे क्या? तो 7 से डिवाइड करने पे आप जब टोटल डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आप वहां पर लेंगे रिमाइंडर। आप वहां पे क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। ठीक है ना। और वही रिमाइंडर आपका ऑड डेज कहलाता है। तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इफ 17th of March इज फ्राइडे देन हाउ मेनी मंडेज विल बी रीड इन दैट मंथ। यदि मार्च माह की 17 तारीख को शुक्रवार तो उस माह में कितने सोमवार पड़ेंगे? ठीक है ना। 4, 5, 3 की 2। तो अब आपको बताना है कितने सोमवार पड़ेंगे। 4 पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे कि 2 पड़ेंगे। तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो मंथ की अगर हम बात करते हैं तो मंथ में जो है मंथ के 4 टाइप होते हैं। मंथ के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। किसके आधार पे? डेज के आधार पे। मंथ के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे मंथ आपका जो है 31 डेज का भी होता है, आपका 30 का भी होता है और आपका जो है 29 का भी होता है और 28 डेज का भी होता है। ठीक है। अब अगर आप कोई चीज क्लियर है कि 31, 30 और 29 एंड 30, तो अब देखो यहां पर आपको बता दूं कि अगर मंथ आपका 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में 5 बार आता है, 5 टाइम्स आता है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं कि अगर महीना 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में 5 बार आता है। दूसरा एक बात और याद रखिए, जो आपका 1 तारीख को दिन पड़ेगा लास्ट में वही 29 को पड़ेगा, 2 तारीख वाला 30 को पड़ेगा और 3 तारीख वाला 31 को पड़ेगा। ठीक है। अगर महीना 30 का है, अगर महीना 30 का है तो आपका जो है 1 और 2 को पड़ने वाला दिन उस महीने में 5 बार आता है, 5 टाइम्स आता है। ठीक है ना। अगर महीना 29 का है तो 1 तारीख को पड़ने वाला दिन उस महीने में 5 टाइम्स आता है। ठीक है ना। अगर महीना आपका 28 का है तो कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं आता, 4 ही बार आता है। कितनी बार आता है? 4 बार आता है। तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी आपका डे हो, कोई भी आपका दिन हो, आपका हर मंथ में मिनिमम वो है 4 बार और मैक्सिमम 5 बार। 4 बार तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा, 4 बार तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम 5 बार पड़ सकता है। तो अब यहां से 3 और 2 तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि 4 से कम तो दिन पड़ेगा ही नहीं किसी भी महीने में। ठीक है।
चाहे वो महीना 28 का ही क्यों ना हो। 28 डेज से कम कोई महीना नहीं होता, सॉरी, क्योंकि आपको पता है 28 डेज का कौन सा मंथ होता है, फरवरी होता है, ठीक है ना। तो 28 से कम कोई भी महीना नहीं होता, तो 4 तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्या कर रहा है, यदि मार्च माह है, अब देखो माह है, आपको क्लियर हो गया, मार्च दिया गया है, मार्च। अब मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में आपके 31 डे होते हैं। कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है ना। 31 डे में कह रहा है कि 17 तारीख को शुक्रवार है। तो उसने पूछा तो बताओ कितने सोमवार पड़ेंगे। तो पहले हम ये तो निकालेंगे सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। भाई पहले हमें ये तो क्लियर हो कि सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, तब तो हम बता पाएंगे कि हाँ उस महीने में 4 पड़ेंगे कि 5 पड़ेंगे। तो आपने कहा कि 31 डे का आपका मार्च होता है, 17 मार्च को दिया गया है आपका फ्राइडे। 17 मार्च को दिया गया है क्या, फ्राइडे। तो हमको अब सबसे पहले ये निकालना है कि मंडे किस दिन पड़ेगा। तो एक चीज जरा देखिए, अगर आपको सारे कोड याद है तो 0 किसका होता है, संडे का, 1 आपका मंडे, ठीक है ना, 2 आपका ट्यूसडे, 3 आपका वेडनेसडे, 4 आपका जो है थर्सडे, एंड 5 आपका हो जाएगा फ्राइडे, और 6 हो जाएगा आपका सैटरडे, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा आपका सैटरडे, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा आपका थर्सडे। अब जरा देखिए, उसने कहा फ्राइडे, आपको निकालना है मंडे। 5 फ्राइडे का कोड कितना होता है, 5। अच्छा 5 में हम कितना ऐड कर दें कि मंडे आ जाए, या तो ऐड कर दें तो माइनस कर लें। तो आपने कहा अगर 5 में आप 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 7 बचेगा 1। ये 5 कहां से लिया, समझ में मेरी बात आ गई। 5 हमने लिया फ्राइडे का कोड, चूंकि उस दिन फ्राइडे था, हम कुछ भी काउंट नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट सब कुछ गेम उसके कोड पे खेलेंगे। आपने कहा मंडे का कोड होता है 1, हमको लाना है 1। हमने क्या कर दिया, 5 में 3 ऐड कर दिया, 8 आ गया, 8 को 7 से डिवाइड किया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो हमने यहां फ्राइडे में कितना ऐड किया था, 3, तो आप भी 17 में 3 ऐड कर दीजिए। तो ये क्लियर हो गया कि 20 मार्च को मंडे था। 20 मार्च को क्या था, मंडे। 20 मार्च को क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से भाई 5 + 3 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 7 1 आ गया। तो हमने यहां भी 17 में 3 ऐड कर दिया, तो 20 मार्च को क्या पड़ेगा आपका, मंडे। आप ऐसे भी निकाल सकते, 17 मार्च को शुक्रवार है, 18 मार्च को क्या होगा आपका जो है शनिवार होगा, 19 मार्च को जो है रविवार होगा, 20 मार्च को जो है आपका सोमवार होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 दिन बाद फिर से वही दिन रिपीट होगा, आफ्टर 7 डेज फिर से वही दिन रिपीट होगा। तो आपने कहा 20 मार्च को मंडे था, अगले हो जाएगा 20 + 7, 27 मार्च को फिर से क्या पड़ेगा, मंडे। 27 मार्च को फिर से क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो 1 तारीख वाला दिन सबसे लास्ट में रिपीट होता है 29 को, ठीक है ना। 1 तारीख वाला दिन कब रिपीट होता है, 29 को। 2 तारीख वाला 30 को, और 3 तारीख वाला 31 को। 1 तारीख वाला 29, 2 तारीख वाला 30 और 3 तारीख वाला 31। इससे हमें एक चीज और क्लियर होती है कि जो आपका 29 को पड़ेगा, जो दिन 29 को पड़ेगा वो महीने में 5 बार आएगा, क्योंकि जो आपका 1 को पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा, तो 29 को जो पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा, ठीक है ना। 2 तारीख वाला कब रिपीट होता है, 30 को, लास्ट की बात हम कर रहे हैं। तो 30 को जो पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा, और 31 को जो पड़ेगा वो दिन भी उस महीने में 5 बार आएगा। तो ये तो 27 को मंडे पड़ रहा है, 27 को मंडे पड़ रहा है। क्या ये 29, 30 या 31 किसी दिन पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है ना। तो मंडे उस महीने में कितनी बार आएगा, 4 बार। मंडे उस महीने में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आई, कैसे मैंने निकाला। सबसे पहले हमने निकाला कि मंडे किस दिन पड़ेगा। भाई 17 को शुक्रवार दिया था, तो हमने सबसे निकाला कि 20 को क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। जब 20 मार्च को मंडे है तो 27 मार्च को फिर से मंडे पड़ेगा, 7 दिन बाद फिर से मंडे होगा।
हमको ये मालूम है कि अगर लास्ट में 29 को पड़ जाता है, 30 को पड़ जाता है, 31 को पड़ जाता तो महीने में 5 बार आता। अगर ये 27 को पड़ा है लास्ट मंडे, अब कब पड़ेगा? अगले महीने। अब इस महीने तो पड़ेगा नहीं, अब मार्च में मंडे नहीं आएगा 27 के बाद, अब अगले महीने अप्रैल में पड़ेगा। इसलिए जो है इसमें कितनी बार आएगा मंडे? 4 बार। ठीक है, हर महीने में हर दिन आपका मिनिमम 4 बार और मैक्सिमम 5 बार आता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इफ 2 जनवरी फॉल्स ऑन a Tuesday in a year, then what day will fall on 26th February of the same year? ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, संडे, यदि किसी वर्ष 2 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो उसी वर्ष 26 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार की रविवार? तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको उसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट कैलेंडर को लेकर कंप्लीट रहे। एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में कैलेंडर को लेकर नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? इसीलिए आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो सारे मैं बता चुका हूं, फिर से मैं सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्वेश्चंस को लेकर के कैसा भी क्वेश्चन कैलेंडर में आ जाए, आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है? तो कैलेंडर भाई कोई भी टॉपिक है, अगर हमें उसको मजबूत करना है, उसको बहुत अच्छा करना है, तो उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। भाई कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, चीजें भी हमें क्लियर हो गई कि हाँ चलो भाई ऐसे कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या 1 या 2 से काम चलेगा? क्या 4 या 5 क्वेश्चन से काम चलेगा? नहीं चलने वाला। हमको उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके हमें वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तब वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा। इसलिए मैं इसी स्ट्रेटजी पे चल रहा हूं। आप देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक के मैंने कई सारे जो है कई सारी क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं एक ही टॉपिक की। वो उसका मेन रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं क्वेश्चन कराऊं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, जो मैंने पढ़ाया वो आपका क्लियर रहे। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया, 4 दिन बाद ये तो सर मैं भूल गया। 4 दिन बाद नहीं, 4 साल बाद भी अगर आप वहां पे रहेंगे तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ यार इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमें याद रखना है, हमें उसको ये नहीं कि हमें आना चाहिए, तो उसके जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिससे कि आसानी से वो कॉन्सेप्ट हमें याद रहता है। जैसे आप कहते हैं ना टीचर को, भाई आप टीचर के पास गए, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। टीचर जो भी आपके गुरु हैं, जो टीचर हैं, वो थोड़ा देर सोचते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या बच्चे ने पूछा है, फिर कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज यहां पर ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं, वो उनको पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया, वो एक ही कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पहले से लगा चुके हैं। उन्होंने जैसे क्वेश्चन देखा, उन्होंने देखा कि हाँ यार इसका कॉन्सेप्ट तो ये होगा, ये इस कॉन्सेप्ट पे लगेगा, वो आसानी से बता देते हैं। तो वही चीज आप पे भी लागू होती है। आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और कभी भी यदि क्वेश्चन वैसा दिख जाता है तुरंत आप आंसर देंगे हाँ यार ये तो ऐसा लगेगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो यदि किसी वर्ष 2 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो उसी वर्ष 26 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, रविवार। अब देखो आपको पता है कि हमें यहां पर दिया गया है अब कोई भी वर्ष है, वर्ष नहीं दिया गया, वर्ष नहीं दिया गया। अच्छा, वर्ष हमें कहां जरूरत पड़ती है? फरवरी में। वर्ष की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जब हम फरवरी को क्रॉस करते हैं। क्योंकि आपको पता है इसलिए जरूरत पड़ती है कि अगर वह वर्ष आपका प्राइमरी ईयर होगा, अगर वह साधारण वर्ष होगा तो आपकी फरवरी 28 की पड़ेगी, और अगर वह आपका लीप ईयर हुआ तो आपकी फरवरी 29 की पड़ेगी। ठीक है ना? अब जैसे यहां पे उसने कहा कि 2 जनवरी को मंगलवार है, तो आपने कहा ठीक है भाई कोई भी ईयर हो सकता है। अब जनवरी के दिनों में कोई भी फर्क नहीं आता, चाहे आपका कोई भी वर्ष आ जाए, जनवरी हमेशा 31 की ही पड़ती है। केवल प्रॉब्लम किस में आती है? फरवरी में। तो अब जैसे आपने कहा जनवरी कितने की होती है आपकी? जनवरी होती है 31 की, 31 डे होते। आपको ये उसमें दिया गया कि 2 जनवरी को मंगलवार पड़ता है। 2 जनवरी का दिन आपको पता है, जो दिन आपको पता होता है उसको हमें स्किप करना, उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है ना? तो
तो जो यहां पर जो है 2 जनवरी आपको दिया गया है उसको आप छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ेंगे सर? तो देखो भैया आपके टोटल डेज कितने हैं 31 में से आप क्या कीजिए उन 2 दिनों को माइनस कर दीजिए। कितना लेंगे आप 29 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है, जो लोग नए उनको मैं बता दूं कि एक फार्मूला होता है ऑड डेज इक्वल टू होता है टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। और टोटल डेज को जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो जो आप लेंगे वो होगा रिमाइंडर। लेंगे क्या आप? लेंगे आप रिमाइंडर लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे आप? रिमाइंडर लेंगे, शेषफल लेंगे। क्लियर है? तो ऑड डेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7, और 7 से डिवाइड करने पे आप क्या लेंगे? रिमाइंडर लेंगे। वही चीज यहां पर भी है। देखो आपने सबसे पहले क्या निकाला? टोटल डेज। तो जो दिन हमें पता है उससे हमें मतलब उसको हमें छोड़ना है। तो 2 जनवरी हमें पता है, तो 31 से हमने 2 माइनस कर दिया, 29 आया, 29 को 7 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 1 प्लस। अब देखो पहले जनवरी, तब आएगा आपका फरवरी। तो आप देखिए जनवरी कितना हो गया? 1 कैसे आया? क्लियर हुआ? फरवरी की अगर बात करें तो फरवरी में कितने दिन पूछे गए? 26 फरवरी। ठीक है ना, 26 पूछा गया है। तो अगर मैं फरवरी की बात करता हूं तो 26 में मैंने 7 का भाग दिया, कितना रिमाइंडर बचा? 5। तो यहां पे 5 रख दो। 5 + 1 कितना हो गया? 6। भाई अगर 29 और आप 26 भी रखते तो भी आंसर वही आता। ऐसा नहीं कि आंसर आपका कुछ अलग आता, तो भी रिमाइंडर 6 बचता, लेकिन उसको ऐड करने पे एक बड़ी वैल्यू आती, तो आपको वहां पर भाग देने में प्रॉब्लम हो सकती है जब बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए पहले ही भाग दे लीजिए तो आपको आसान रहेगा। अब देखो 6 आ गया। अब आपको एक चीज और याद रखनी है। अब ये चीज आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कब? जब भी क्वेश्चन में पहले से दिन दिया जाए, जब भी क्वेश्चन में पहले से दिन दिया गया हो, आपको लास्ट में ये फॉर्मूला लगाना है, इन आ गिवन डेज, इन आ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। ठीक है ना, इन आ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला लास्ट में लगाना है जब आपका रिमाइंडर निकल आएगा। जब क्या निकल आएगा? आपका रिमाइंडर निकल आएगा, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि इन आ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। अब जैसे आपका रिमाइंडर निकला कितना निकला? 6। रिमाइंडर निकल के आया आपका 6, तो आपका दिया गया दिन क्या है? मंगलवार। तो ट्यूसडे में आप ट्यूसडे प्लस का 6 कर दीजिए। ट्यूसडे कोड होता है 2 + 6 कितना हो जाएगा आपका? 8 डिवाइडेड बाई 7 = 1, और 1 होता है आपका मंडे का कोड। 1 किसका कोड होता है? आपका मंडे का कोड होता है। 1 किसका कोड होता है? आपका मंडे का कोड होता है। तो मंडे आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आई कैसे? इन अ गिवन डेज प्लस माइनस रिमाइंडर। प्लस कब करेंगे रिमाइंडर? जब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहां पे 2 जनवरी दिया गया है, 26 जनवरी पूछा गया है, आप आगे बढ़ेंगे 26 जनवरी को निकालने के लिए। जब यही आप रिवर्स में जाते, पीछे आते, सपोज करो 26 जनवरी दिया जाता, 2 फरवरी पूछा जाता, तो आप क्या करते? रिमाइंडर को माइनस कर देते। बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती, केवल रिमाइंडर को वहां पे माइनस करना होता है। ठीक है ना, तो आपने जब प्लस कर दिया तो कितना आ गया आपका? फिर से देखो 8 आ गया। 8 को हमने फिर से 1 से डिवाइड कर दिया, कितना रिमाइंडर बचा आपका? 1, और अब आपका आंसर आ गया सोमवार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ 3rd March falls on Saturday in a year, then what day will fall on 20th November of the same year? Thursday, Friday, Wednesday, none of these. यदि किसी वर्ष 3 मार्च को शनिवार पड़ता है तो उसी वर्ष 20 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार की इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है? 3 मार्च को दिया गया है। ठीक है ना, आपको वहां पर दिया गया है 3 मार्च, और 20 नवंबर को आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, उसने कहा कि 3rd मार्च को क्या पड़ता है? आपका जो है सैटरडे।
तो आप मुझे बताइए कि 20 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखो ईयर सेम है, ईयर जो है सेम है, तो अब आपको पता है कि मार्च के तुरंत बाद नवंबर नहीं आएगा, मार्च के तुरंत बाद नवंबर नहीं आएगा। मार्च, देखो मार्च के बाद फिर क्या आएगा आपका अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका आएगा मई, मई के बाद आएगा आपका जून, जून के बाद फिर आएगा आपका जुलाई, जुलाई के बाद फिर आएगा आपका अगस्त, अगस्त के बाद फिर आएगा आपका सितंबर, सितंबर के बाद फिर आएगा आपका अक्टूबर, अक्टूबर के बाद फिर आएगा आपका नवंबर, तब तो नवंबर आएगा। क्लियर। अब यहां पे दिया गया 3 मार्च को सैटरडे था, तो फिर से देखो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मार्च कितने का होता है, तो आपने कहा मार्च में टोटल डेज होते हैं 31, तीसरा दिन हमें पता है, तीसरी तारीख हमें पता है, 3 मार्च मतलब तीसरी तारीख, कितना बचेगा 28, 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर बचेगा 0, तो मार्च यहां हो जाएगा 0, ठीक है ना, मार्च हो जाएगा आपका यहां क्या 0। अब देखो क्या बाकी जो आपके महीने हैं यहां आपके टोटल डेज आपको क्लियर होते हैं, किसी भी मंथ में आपको टोटल डेज में कोई परेशानी नहीं होती। अप्रैल हमेशा 30 का पड़ता है, मई आपका हमेशा जो है 31 का पड़ता है, जून आपका 30 का पड़ता है, सब महीनों को आपको टोटल दिन जो है क्या होते हैं क्लियर होते हैं। तो देखो आपको ऑड डेज कैसे निकालना है, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7, तो हर महीने के टोटल डेज को 7 से डिवाइड कर दो। तो एक चीज जरा सोचिए, जो महीना 31 का पड़ेगा, 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, डिवाइड करके देखिए 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 3। अगर मंथ आपका 30 का हुआ तो कितना बचेगा आपका जो है 2, और 30 और 31 से कोई महीना कम होगा नहीं, ठीक है ना। तो अप्रैल देखो 30 का है तो यहाँ 2 बचेगा, मई 31 का तो 3, जून आपका 30 का तो आपका 2, जुलाई 31 तो कितना आएगा आपका जो है यहाँ पे 3, अगस्त 31 तो 3, सितंबर 30 तो 2, अक्टूबर आपका 31 तो 3। अब जरा यहां रुक जाइए, नवंबर की कौन सी डेट लेना है, तो आपने कहा 20 नवंबर। क्या पूरा नवंबर हमें चाहिए क्या? नहीं, हमें पूरा नवंबर नहीं चाहिए, हमें केवल 20 नवंबर चाहिए। तो एक काम आप करो, इस 20 में जरा 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर बचेगा 6। इस 6 को यहां रख दीजिए, इस 6 को यहां रख दीजिए। अब इन सब को ऐड करके फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 24 डिवाइडेड बाई 7 बचेगा रिमाइंडर 3। कितना बचेगा 3। अब देखो 3 मार्च दिया गया है, 20 नवंबर पूछा गया है, तो रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, गिवन डेज में प्लस करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, सैटरडे में प्लस का 3 कर दिया, यहाँ पे कर लीजिए। गिवन डेज में तो आपका गिवन डेज क्या है, शनिवार सैटरडे है, सैटरडे प्लस का 3, तो सैटरडे को 6 होता है, 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 बचेगा आपका 2। और दूसरा दिन होता है आपका ट्यूसडे, दूसरा दिन जो है होता है आपका ट्यूसडे होता है। 2 आपकी कोडिंग जो होती है वो ट्यूसडे की होती है, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 क्या होता है सैटरडे। तो यहाँ पे 2 होता है ट्यूसडे का कोड, तो मंगलवार आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मंगलवार कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इफ 30th दिसंबर इन अ ईयर इज फ्राइडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 10th जुलाई ऑफ द सेम ईयर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे। यदि किसी वर्ष 30 दिसंबर को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार की रविवार। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 30 दिसंबर दिया गया है, 10 जुलाई पूछा गया है, आगे का दिया गया है, पीछे का पूछा गया है। 30 दिसंबर दिया गया, 10 जुलाई पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है 10 जुलाई से और 30 दिसंबर के बीच के ऑड डेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, ठीक है ना, ऑड डेज निकालेंगे।
तो हम जरा सीधे चलते हैं। जब सीधे चलेंगे देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले जुलाई, जुलाई के बाद फिर क्या आएगा आपका अगस्त, अगस्त के बाद फिर आएगा आपका सितंबर, सितंबर के बाद फिर आएगा आपका अक्टूबर, अक्टूबर के बाद फिर आएगा आपका नवंबर, नवंबर के बाद फिर आएगा आपका दिसंबर। तो यहाँ पे ज़रा देखिए बात करते हैं जुलाई की। तो हम जब सीधे चलेंगे तो हमको 10 जुलाई तो बतानी है, हमको 10 जुलाई बतानी है। तो आप मुझे बताओ जुलाई कितने दिन का होता है? 31 का। 10 जुलाई हमें बतानी है तो 9 दिन हम घटा दें। भाई 10 तारीख जब हम पीछे से आएंगे ना इधर की तरफ, पहले दिसंबर, दिसंबर से पहले हम नवंबर में आएंगे, नवंबर के पहले हम अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर के पहले हम जो है सितंबर में आएंगे, ऐसे करके हम कहाँ आएंगे? जुलाई में। तो 10 जुलाई में आके रुक जाएंगे तो 9 दिन जो 9 बचे इधर और आगे के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये तो आपको इनसे मतलब नहीं है ना मार्च के, जुलाई के। तो आपने उन 9 दिन को क्या कर दिया? माइनस। तो ये बचेगा आपका 22 और 22 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। यहां मेरी बात समझ में है कि मैंने 9 क्यों माइनस किया? भाई 10 जुलाई हमको बतानी थी तो उस 9 दिन जो थे हमने क्या कर दिया? उनको माइनस कर दिया। अब देखिए तो जुलाई में कितना बचेगा आपका? 1। अगस्त आपको क्लियर है 3 आएगा, सितंबर आपका 2 आएगा, क्योंकि जो महीना 31 का वहाँ 3, जो महीना 30 का वहाँ 2। अक्टूबर में 31 दिन तो यहाँ बचेगा ऑड डेज 3। नवंबर में आपका कितना आएगा? 30, तो यहाँ बचेगा 2। अब बात आती है दिसंबर की। अब देखो बात है दिसंबर की, तो 30 दिसंबर, दिसंबर होता है 31 का, लेकिन यहाँ पे आपको 30 दिसंबर पता है। 30 दिसंबर आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया, आपको मालूम है। तो आपने कहा कि दिसंबर की अगर हम बात करें तो जो दिन हमें दिया गया है, जो दिन हमें पता है, उसको हमें छोड़ देना, उसको हमें क्या करना है? स्किप करना है। तो आप मुझे बताओ कि 30 दिसंबर को आपको मालूम है क्या था? फ्राइडे। तो आपने वो दिन छोड़ दिया, तो दिसंबर में आपने लिया 29 डेज। 29 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचेगा? 1। क्योंकि 30 दिसंबर आपको वहां पे दिया गया, वो ऑलरेडी पता है। जो दिन हमें पता होता है उसको हमको छोड़ देना होता है। तो 30 दिसंबर हमें पता था, हमने उसको छोड़ दिया, 29 लिया। 29 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचेगा? 1। तो यहाँ भी 1 रख दीजिए, फिर सबको ऐड कर लीजिए। तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 1, कितना हो गया? 12। 12 डिवाइडेड बाई 7 बराबर कितना बचेगा? रिमाइंडर 5। ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? तो 30 दिसंबर दिया गया है, 10 जुलाई पूछा गया, हमें पीछे आना है, तो रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा? गिवन डेज में माइनस। तो फ्राइडे में माइनस का 5 कर दीजिए। फ्राइडे, फ्राइडे माइनस 5। तो फ्राइडे का कोड कितना होता है? 5। 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और 0 होता है आपका किसका कोड? संडे का। 0 किसका कोड होता है? तो 0 होता है आपके संडे का कोड, संडे। तो संडे आपका सही आंसर हो जाएगा। 0 किसका कोड होता है? संडे का। तो संडे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? If 6 October falls on Sunday in 1996, then what day will it be on 20th January of the same year? संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। यदि 1996 में 6 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ता है तो उसी वर्ष 20 जनवरी को कौन सा दिन होगा? रविवार, बुधवार, शुक्रवार कि शनिवार? बहुत ही सिंपल है। अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि हम जो है चलेंगे 20 जनवरी से और चलेंगे किधर की तरफ? जो है 6 अक्टूबर की तरफ चलेंगे। तो हमको 20 जनवरी बतानी है। अब देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या आएगा? जनवरी, फिर आपका फरवरी, फिर आपका मार्च, मार्च के बाद फिर आएगा आपका अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद आएगा आपका मई, मई के बाद फिर आएगा आपका जून, मई जून, फिर आएगा आपका जुलाई, फिर आएगा आपका अगस्त, फिर आएगा आपका अगस्त का सितंबर, सितंबर का तब आपका आएगा अक्टूबर। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी की। सबसे पहले हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं। 20 जनवरी आपको बतानी है।
जब आप जो है अक्टूबर से पीछे की तरफ आएंगे तो 20 जनवरी पे आके आप रुक जाएंगे। तो आपने क्या किया, 19 तारीख तक के दिनों को घटा दिया। भाई 20 तारीख आपको पता नहीं, तो 19 दिन आपके लिए जो है बेकार हो गए। तो आपने जब घटा दिया, कितना बचा आपका, ये 12 बचा। 12 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचेगा, रिमाइंडर 5। तो 5 आपने यहां रख दिया, जनवरी 5। अब देखो 1996 आपका एक लीप ईयर है। भाई कोई भी ईयर आपका लीप ईयर है कि आपका प्राइमरी ईयर है, हम कैसे उसको पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके। अब जैसे 1996 दिया है, अगर हम 96 को 4 से डिवाइड करें, जो ईयर दिया जाएगा उसमें लास्ट की 2 डिजिट हमें 4 से डिवाइड करनी होती हैं। 96 4 से डिविजिबल है, इसलिए एक आपका लीप ईयर है। अगर नहीं डिवाइड होता तो आपका ये कैसा होता, प्राइमरी ईयर होता। तो लीप ईयर में फरवरी 29 की पड़ती है, तो वहां 1 बच जाएगा। मार्च 31 का तो 3, अप्रैल आपका 30 का तो यहाँ पे आपका 2, मई आपका 31 का तो 3, जून आपका 30 का तो 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2। अब देखो अक्टूबर की जरा बात करो। अक्टूबर की अगर हम बात करें, अगर हम बात अक्टूबर की करते हैं तो 6 अक्टूबर हमें पता है क्या है, संडे है। 6 अक्टूबर हमें पता है कि संडे है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 डेज ही लेंगे, क्योंकि वो 6वां दिन हमें छोड़ देना है। तो 5 में 7 का भाग जाएगा ना, यहाँ 5 को रख दीजिए। अब जब सबको फिर से जरा ऐड कीजिए, सबको फिर से ऐड कीजिए। 5 to 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 to 15, 15 3 आपका 18, 18 और 2 20, 23, 23, 20 plus 3 23, 24 और 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29। टोटल हो गया आपका 29 डिवाइडेड बाई 7, कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा आपका, 1। अब आपको क्या करना है, गिवन डेज में 1 को माइनस करना है, तो संडे -1 कर दीजिए। संडे का कोड 0 होता है, 0 - 1, तो ये माइनस का 1 आएगा। और माइनस को प्लस करने के लिए 7 से फिर माइनस कर दीजिए। 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6। और 6 किसका कोड होता है, 6 होता है आपका सैटरडे का कोड। किसका होता है, सैटरडे का कोड होता है। तो सैटरडे आपका सही आंसर हो जाएगा, सैटरडे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, सैटरडे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 6 किसका कोड होता है, सैटरडे का, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। माई ब्रदर इज 562 days older than me, while my sister is 75 weeks older than him. If my sister was born on Tuesday, then on what day was I born? Sunday, Thursday, Tuesday, Wednesday. मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे, किससे मतलब मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा हूं, रविवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार की बुधवार। तो यहां पर एक चीज जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जैसे मैं हूं, अब मेरा जो बड़ा भाई है, जो मेरा बड़ा भाई है, वो उसका जन्म मुझसे पहले हुआ और मेरा जन्म उसके बाद हुआ। तो अगर मेरा जन्मदिन मुझे पता है, अगर मेरा जन्मदिन मुझे पता है, मुझे अपने बड़े भाई का निकालना है, तो मुझे रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन अगर मेरे बड़े भाई का पता है, मेरा निकालना है, तो रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्योंकि मेरा निकालने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो गिवन डेज में क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस करेंगे। जब हम पीछे जाएंगे तो गिवन डेज में रिमाइंडर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है। तो कह रहा मेरा भाई मुझसे, अब जैसे यहां पे मैं हो गया, ये मैं हूं, ठीक है ना। मेरा भाई कितना बड़ा है मुझसे, ये मैं हूं, ठीक है ना। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। जो बड़ा है उसकी तरफ एरो बना देते हैं, ये मेरा भाई है, ठीक है ना। मेरा भाई मुझसे 562 डेज बड़ा है, जो बड़ा उसकी तरफ ने एरो बना दिया। जबकि मेरी बहन उससे, मेरी जो बहन है, मेरी जो सिस्टर है, वो 75 वीक्स बड़ी है, ठीक है ना। 75 वीक्स बड़ी है किससे, आपके मेरे भाई से। तो आप एक चीज बताओ कि जब हम वहां पे ऑड डेज निकालते हैं, जब हम रिमाइंडर को निकालते हैं,
तो वहां से हम क्या करते हैं, बी को ही तो अलग करते हैं। जैसे आपने कहा 562 में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो यहां से आप बी की तो अलग करते हैं, 7 8 जा 56, कितना बचेगा आपका यहां पे 2 0, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पे 80 क्या हो गए, वीक हो गए, 2 क्या हो गए, ऑड डेज। तो 75 वीक्स में ऑड डेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा ना। 75 वीक्स में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखो प्लस यहां कितना बचा है आपका ऑड डेज 2। भाई 75 वीक्स, अब ये टोटल मैं जो है मुझे अपना जन्मदिन चाहिए और मेरी बहन का दिया गया है ट्यूसडे, मेरी बहन का जन्मदिन दिया गया है ट्यूसडे और मुझे अपना चाहिए। तो मेरी बहन मेरे भाई से भी पहले जो है पैदा हुई थी, ठीक है ना, वो सबसे बड़ी है हमसे। तो टोटल कितनी बड़ी है मुझसे, तो 562 दिन ये हो गए। अगर मैं चाहता तो क्या करता, 75 में मैं पहले 7 का मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि वीक दिया, एक वीक में 7 डेज होते हैं। 75 में मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं, फिर 7 से भाग करूं, तो बात तो वही हो जाएगी। इसलिए अगर कभी भी 75 वीक या 74 कुछ भी अगर वीक में दिया हो तो आप डायरेक्टली उसमें ऑड डेज 0 मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑड डेज 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 0 + 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको जो है मेरी जो बहन है उससे बड़ी है, तो उसका जन्म पहले हुआ, मेरा बाद में, तो मेरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को प्लस करना पड़ेगा। तो गिवन डेज क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे में 2 प्लस कर दीजिए, तो ट्यूसडे प्लस का 2, 2 + 2 = 4 आ जाएगा। और 4 होता है आपका थर्सडे का कोड। 4 किसका होता है, आपका थर्सडे का कोड होता है, ठीक है ना। तो उस दिन थर्सडे था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उस दिन थर्सडे था, उस दिन बृहस्पतिवार था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ मेनी 29 फरवरी विल फॉल इन 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी पड़ेंगी। 4497, केवल 97, 100 और 96, कितनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है 29 फरवरी कितनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देखिए लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी पूछा है, 29 तारीख नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो अब देखो अगर बात करें तो जब जब लीप ईयर पड़ेगा, जब जब लीप ईयर पड़ेगा तभी आपका फरवरी 29 की पड़ेगी, अन्यथा 29 की फरवरी नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, अगर आपसे कोई कहता है कि 100 ईयर्स में कितने आपके जो है लीप ईयर और कितने आपके जो है ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, तो आप इसको बता दीजिए कि 24 आपके लीप ईयर प्लस 76 आपके प्राइमरी ईयर होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी ईयर होते हैं किसमें, आपके 100 ईयर में, ठीक है ना। 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं आपके, 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। और 76 क्या होते हैं आपके, प्राइमरी ईयर होते हैं। तो एक 100 में 24, अगले 100 में 24, ठीक है ना। फिर अगले 100 में 24, ठीक है। फिर अगले 100 में 24। भाई 400 मिलेंगे तभी तो 400 बनेगा। ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, तो 400 तो आपका क्या हो जाएगा 400 वर्षों में, तो 24 × 4 कितना हो गया 96, तो ये हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। एक 100 में 24 लीप ईयर, तो अगले साल फिर से जब 100 ईयर कंप्लीट होंगे तो आपका 200 में 24 होगा, 300 में भी 24 होगा, और जब 400 आएगा तो भी तो 24 आपके लीप ईयर होंगे। तो 24 4 जब कितना हो गया 96। अब एक चीज और जरा समझिए, एक चीज और समझिए, ये चारों वर्ष मिलकर के, ये चारों आपके वर्ष मिलकर के, ठीक है ना। देखो ये आपका 100, ये 200, ये आपका 300 और ये आपका 400,
ये चारों मिलकर के एक आपका लीप ईयर बनाते हैं, एक आपका सेंचुरी, चूंकि ये सेंचुरी है तो सेंचुरी लीप ईयर बनेगा, और जब सेंचुरी लीप ईयर बनेगा तो 1 फरवरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आंसर आपका आ जाएगा 97। आंसर क्या आ जाएगा आपका 97, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 97। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर पूछा जाए कि 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी, तो आंसर आएगा 4497, 4497। ये 29 तारीख का ये सही आंसर होगा, लेकिन अगर 29 फरवरी पूछा जाए तो 97 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। आई हैव द कैलेंडर ऑफ 1995, इन विच ईयर कैन दिस कैलेंडर बी यूजफुल अगेन। मेरे पास सन 1995 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम आ सकता है? 2004 में, 1999 में, 2006 में, 2001 में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक तरीका समझाता हूं और फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका समझाता हूं। आपको बताना है कि 1995 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा, दोबारा कब रिपीट होगा। अगर वही कैलेंडर आप रखे रहें तो कब दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप समझिए, सबसे पहले तो आप ये पॉइंट समझ लीजिए, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि प्राइमरी ईयर का कैलेंडर, ठीक है ना, प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में रिपीट होता है, प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में रिपीट होता है, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होता है। बात मेरी समझ में आ रही है? प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में अर्थात साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होता है। पहले तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखें। दूसरी बात, इसका बेसिक तरीका क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने जैसे माना कि 1 जनवरी, ठीक है ना, आपने माना कि 1 जनवरी 1995 को कोई दिन था। सपोज करो हमने मान लिया मंडे, हमने कोई भी दिन मान लो मंडे मान लिया। आने वाले सालों में जिस वर्ष फिर से 1 जनवरी को मंडे पड़ेगा, तभी तो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब 1 जनवरी फिर से मंडे पड़े, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन डेज में 0 ऐड करना पड़ेगा। भाई गिवन डेज में जब आपका 0 ऐड होगा रिमाइंडर, तभी तो आपका फिर से मंडे आएगा, अन्यथा मंडे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो यहां पे जरा अगर हम बात करें, देखो तो किस प्रकार से चलेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1995 से, हम गए 1996 में, यहां रिमाइंडर 1 बचा। कैसे? पूरा का पूरा 1 ईयर हमने लिया। 1 ईयर में आपके 3 टोटल डेज होते हैं 366 और 365 और 366। 365 आप अगर टोटल डेज है तो ऑड डेज आपका 1 होगा, ठीक है ना। 7 से भाग देने पे आपका ऑड डेज 1 बचता है। अगर आपका 366 डेज है टोटल, तो आपका ऑड डेज 2 होगा। अब जैसे 95 से 96 में गए तो आपका कितना हो जाएगा, 365, आपका 1 आएगा। 97 में जब गए तो आपका 2 आएगा। यहां 2 नहीं ले लेंगे क्योंकि 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1996 में पहुंचे हैं। तो बहुत लोगों को ये होगा सर यहां 2 लेंगे, नहीं यहां 2 नहीं, 2 यहां लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 96 से 97 में जाएंगे तब आप फरवरी क्रॉस करेंगे, तब यहां आपका 2 आएगा। फिर देखो 98 में कितना आएगा आपका 1, 99 में आपका 1। ये समझ में आया? टोटल डेज कितने आपके 365, तो 1, 366 तो 2। अब इसका टोटल जो 2 1 और 1 लिखते जाए, इसका टोटल आपका 7 होना चाहिए। अब देखिए कितना हो गया, 2 + 1 आपका 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5। फिर आप पहुंच गए 99 से 00 मतलब 2000 में कितना आपका 1, 0 1 आपका बचेगा 2। कितना हो गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, तो 0 2 आपका बचेगा 1, 0 3 आपका बचेगा जो है 1, 0 4 आपका बचेगा 2, 0 5 आपका बचेगा 1,
ठीक है ना, क्लियर है। और लास्ट में 0 6 आपका बचेगा 1। देखिए अब कितना हुआ, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 10 2 12 12 2 14। इन सब का जो टोटल है वो 14 हो गया। जो 2 1 लिखे इसका टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। 14 डिवाइडेड बाई 7 आपका 0 आ गया। आ गया 0, 0 ही तो आपको चाहिए था, 0 ही तो आपको चाहिए था। 0 आपको रिमाइंडर मिल गया और जैसे ही आप मंडे में 0 ऐड करेंगे तो फिर से आपको 1 जनवरी सन 2006 को फिर से मंडे मिलेगा। अर्थात इस यही कैलेंडर 1995 का फिर से 2006 में रिपीट हो जाएगा। फिर से आपका 2006 में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका है, ये इसका बेसिक फंडा है निकालने का। अब हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अब जरा हम ये सीखते हैं डायरेक्ट कैसे हम निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका जरा मैं आपको बताता हूं यहीं पर। देखो ये तो याद रखना, प्राइमरी ईयर का कैलेंडर प्राइमरी ईयर में रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। ये बात तो आपको क्लियर है। अब यहां पे जरा देखिए आपको क्या लगाना है, आपको क्या करना है, वर्ष को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से डिवाइड करने पे बात आती है यहाँ पे रिमाइंडर की, बात आती है रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर बचने के 3 तरीके हैं। बात किसकी आती है, रिमाइंडर की, अर्थात शेष फल की, ठीक है ना। बात हम करेंगे रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर की जब बात आएगी तो रिमाइंडर बचने के 3 आपके यहाँ पे तरीके हैं। 3 तरीके, तो 3 रिमाइंडर आ सकते हैं। तरीके मतलब होगा 3 रिमाइंडर आएंगे। जब किसी भी आप जो है संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है ना, 2 या 3 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है ना। या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा या तो 2 या 3 आएगा या 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है, अगर रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, तो आपको दिए गए वर्ष में, दिए गए ईयर में 6 ईयर आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपको कितने वर्ष ऐड कर देने हैं, आपको जो है यहाँ पे 6 वर्ष ऐड कर देने हैं। 6 ईयर, 6 वर्ष आपको दिए गए ईयर में ऐड कर देना है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो आपको प्लस कर देना है 11 वर्ष, प्लस कर देना है 11 वर्ष। और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर बाद रिपीट होगा, तो 0 तभी आएगा जब वो लीप ईयर होगा। तो यहां पे आपको कर देना है क्या, प्लस का 28 ईयर, प्लस का 28 वर्ष कर देना है, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 1 आता तो कितना, 6 प्लस करना है 6। अगर रिमाइंडर आपका 2 या 3 वर्ष तक कितने वर्ष ऐड करने हैं, 11 वर्ष। अगर रिमाइंडर 0 आता तो कितने वर्ष ऐड करना है, किसमें, दिए गए वर्ष में, 28 वर्ष। जैसे 1995 है, 1995 को जरा हम 1995 को जरा हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा ईयर नहीं डिवाइड करेंगे, आप केवल 95 को डिवाइड कर दीजिए। तो 95 को अगर आप डिवाइड करें तो आपको पता है कि 23 4 जा 92 होता है। रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप क्या करेंगे, 1995 में 11 वर्ष ऐड कर देंगे तो 2006 आपका सही आंसर आ जाएगा। 2006 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये इसका तरीका है, डायरेक्ट तरीका। ये जो है आपका डायरेक्ट तरीका है इसको निकालने का, रिपीटेशन आप कैलेंडर के, ठीक है ना। तो यहां पे आपने 11 वर्ष ऐड के कितना आ गया, आपका 2006 आ गया। तो अगर आपको क्या करना है, जो वर्ष दिया जाएगा उसमें 4 से भाग देना है। रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 6 वर्ष उसमें ऐड कर देना है। रिमाइंडर अगर 2 या 3 आता है तो 11 वर्ष ऐड कर देना है। रिमाइंडर यदि 0 आता है तो आपको 28 वर्ष ऐड कर देने हैं। या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट होता है, ठीक है। जैसे 1995 में मैंने 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर आपका 3 बचा, आपका कितना, 2006 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक तरीका भी समझा दिया, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बता दिया कि कैसे आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रमेश यूज्ड द 1981 कैलेंडर अगेन इन 1987 एंड ही यूज्ड दिस कैलेंडर अगेन इन 1998। देन
इन विच ईयर विल ही बी एबल टू यूज दिस कैलेंडर अगेन। रमेश ने 1981 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 1987 में किया तथा वह पुनः इस कैलेंडर का प्रयोग 1998 में किया। तो बताइए कि किस वर्ष वह फिर से कैलेंडर का प्रयोग कर सकेगा। तो ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको बताना है कि 1998 का कैलेंडर कब वह दोबारा प्रयोग कर पाएगा। आपने 4 का भाग दिया, 4 से किसको डिवाइड करेंगे आप? 98 को। जरा डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना बचा? 2 रिमाइंडर बच गया। अगर 2 रिमाइंडर बचा है तो आपको पता है कि हमको 1998 में 11 वर्ष ऐड करने हैं। अगर 1 रिमाइंडर तो 6 वर्ष, 2 या 3 रिमाइंडर तो 11 वर्ष, अगर 0 रिमाइंडर तो 28 वर्ष। तो आपका यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा है, कितना जोड़ेंगे? 11 वर्ष जोड़ेंगे। और जब 11 वर्ष जो कितना आएगा, ये जरा जोड़ो, ये आ जाएगा 2009। कितना आ जाएगा? 2009। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2009 में आपका फिर से वही कैलेंडर रिपीट होगा 1998 का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर, सन 1991 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया गया होगा? 1999 को, 1997 को, 1996 को, 2002 को। तो आपने कहा बहुत सिंपल सी बात है, 1991 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जरा 91 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 91 को जरा 4 से डिवाइड कर लीजिए। लास्ट केवल 2 डिजिट को आपको डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, बचेगा 1, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर? यहां भी रिमाइंडर 3 आया। तो आप क्या करेंगे? 1991 में 11 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2002। कितना आ जाएगा? 2002। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर 1 रिमाइंडर तो 6 वर्ष जोड़ना है, 2 या 3 रिमाइंडर तो 11 वर्ष जोड़ना है, अगर 0 रिमाइंडर तो 28 ईयर जोड़ना है, 28 वर्ष जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। महेश वाज बोर्न ऑन October 17, 1985. On what day will we become 22 years, 5 months, 18 days old? ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? महेश का जन्म 17 अक्टूबर 1985 को हुआ था। बताइए किस तारीख को है 22 वर्ष 5 महीने 18 दिन का हो जाएगा? ABCD में कौन सा सही है? तो देखो, जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ दी जाती है वहां पे क्या क्या आपको दिया जाता है? डे दिया जाता है, मंथ दिया जाता है और आपको ईयर दिया जाता है। ठीक है ना? क्या दिया जाता है? ईयर दिया जाता है। दिया गया 17 अक्टूबर, तो 17 डेज हो गया। अक्टूबर 10 आपका महीना हो गया और ईयर में हो गया 1985 हो गया। ठीक है ना? 1985 हो गया। ठीक है, अब देखो 22 वर्ष 5 महीने 18 दिन का हो जाएगा। तो आप क्या करिए, यहां पे ईयर के नीचे ईयर लिखिए, ईयर के नीचे ईयर लिखिए। तो आपने लिखा 22। मंथ के नीचे जरा मंथ लिखिए। ठीक है, तो हो जाएगा 5, यहां लिख दीजिए। और डेज के नीचे डेज लिख दीजिए, यहां पे डेज लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया आपने। अब सबको जरा ऐड कर दीजिए। तो डेज के नीचे आपने डेज लिख दिया। अब इन सबको आपस में आप ऐड कर दीजिए, इन सबको जो है आपस में आप ऐड कर दीजिए। जरा ऐड करिए, कितना आएगा? अच्छा, इसको जरा यहां पे सही से लिख दीजिए, 22 ऐड करिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 2007 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 15। ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, किसी भी ईयर में, किसी भी साल आपका जो है, कोई भी आपका वर्ष जो है 15 मंथ का नहीं होता। कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का। तो आपने क्या किया, यहां से 12 मंथ अलग कर लिए। जैसे ही 12 मंथ अलग कर दिए, 03 आ जाएगा और यहाँ पे एक वर्ष क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये 2008 हो जाएगा। क्योंकि एक वर्ष इसलिए चूंकि भाई 12 महीने आपने पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए, तो एक वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो 2008 का तीसरा महीना चल रहा है। अब आप दिनों से बात करिए। ठीक है ना? अब दिनों की, अभी तक आपने दिन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि 15 कोई महीना ही नहीं होता, 12 महीने पे आपकी बात खत्म हो जाती है। अब देखो महीना क्लियर हो गया तो हम दिन की बात करेंगे।
तीसरा महीना होता है आपका मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना। तीसरा महीना होता है मार्च का, और मार्च में होते हैं आपके 31 दिन, मार्च में होते हैं 31 दिन। जैसे ही आपने 31 यहाँ पे माइनस कर लिया, कितना बचा आपका, अब बच गया ये आपका 04, लेकिन ये महीना आपका कंप्लीट हो गया, ये महीना आपका कंप्लीट हो गया, अब आ गया 04, कितना आ गया 04, तो आंसर आ जाएगा 4 अप्रैल 2008, 4 अप्रैल 2008 आपका आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल, देखो भाई चौथा दिन है, जैसे ही 31 कंप्लीट हुआ आपका मार्च कंप्लीट हो गया, आप पहुंच गए अप्रैल में, तो 4 अप्रैल 2008 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 4 अप्रैल 2008, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सुरेश इज 314 डेज ओल्डर देन राजेंद्र एंड कमला इज 70 वीक्स ओल्डर देन सुरेश। इफ कमला was born on Wednesday, then on which day was राजेंद्र born? ABCD में कौन सा आपका सही है? सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा था और कमला सुरेश से भी बड़ी है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कौन है? कमला। सबसे बड़ी कौन है? कमला। कमला किससे बड़ी है? तो आपने कहा सुरेश से। किससे बड़ी है? सुरेश से। सुरेश किससे बड़ा है? तो आपने कहा सुरेश बड़ा है आपका राजेंद्र से। सुरेश किससे बड़ा है? राजेंद्र से, ठीक है ना। सुरेश बड़ा है राजेंद्र से। अब देखिए जो कमला है वह सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है, ठीक है ना। और जो सुरेश है वो राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, 314 डेज बड़ा है। अब यहां पे किसका जन्मदिन दिया गया है? कमला का। कब? वेडनेसडे। कमला का दिया गया है वेडनेसडे को और राजेंद्र का पूछा गया है। तो आपको पता है कमला सबसे पहले पैदा हुई, राजेंद्र सबसे छोटा, सबसे बाद में पैदा हुआ। तो अगर मुझे राजेंद्र का जन्मदिन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर को वेडनेसडे में प्लस करना पड़ेगा। अब यहां पे चूंकि 70 वीक्स दिए हैं तो यहां पे रिमाइंडर तो डायरेक्टली 0 हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आपका अगर कभी भी वीक में दिया गया है तो डायरेक्टली वहां पे आप रिमाइंडर 0 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जो टोटल डेज है वहां से आप 7 का भाग देते हो तो आपसे वीक को ही तो अलग करते हैं। अब जैसे यहां पे प्लस 314 को जरा 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने कहा 7 4 जा 28 बचेगा 3, 7 4 जा 28 बच जाएगा आपका 6। तो यहां पे 6 बचेगा तो 0 + 6 कितना आ जाएगा? 6। तो वेट, अब देखो कमला का पता है, राजेंद्र का पूछा गया तो गिवन डेज में क्या होगा? 6 प्लस होगा। तो वेडनेसडे प्लस का 6, वेडनेसडे का कोड 3 होता है, 3 + 6 कितना आ जाएगा आपका? 9। 9 डिवाइडेड बाई 7 कितना बचेगा आपका? 2। कितना बचेगा? 2। और 2 किसका कोड होता है? तो 2 होता है आपका ट्यूसडे का कोड। 2 होता है आपका ट्यूसडे का कोड, अर्थात मंगलवार सही आंसर हो जाएगा। ट्यूसडे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कैलाश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर दीपक्स बर्थडे फेल्स आफ्टर 20th May बट बिफोर 28th May, while Geeta remembers that Deepak's birthday falls before 22nd May but after 12th May. On what does Deepak's birthday falls? 20th May, 21st May, 22nd May cannot be determined, none of these. कैलाश को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले आता है, जबकि गीता को याद है कि दीपक का जन्मदिन 22 मई से पहले लेकिन 12 मई के बाद आता है। दीपक का जन्मदिन किस दिन पड़ता है? ABCD में कौन सा सही है? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलेंडर में ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, चाहे दिन निकालने के लिए पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है।
और बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। देखो कैसे, कैलाश को याद है कि उसके भाई दीपक का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले आता है। तो आपने कहा कि कैलाश, अब कैलाश को याद है, कैलाश के हिसाब से क्या बात हुई? तो आपने कहा कैलाश कह रहा है कि मेरे जो भाई का जन्मदिन है वो 20 मई के बाद हुआ, 28 मई से पहले हुआ। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है ना। 20 और 28 को तो हुआ ही नहीं भाई, 20 के बाद हुआ, 28 से पहले हुआ। फिर कह रहे उसकी गीता, उसकी जो एक बहन और है गीता, गीता के अकॉर्डिंग क्या बात हुई? गीता ने कहा कि नहीं तुमको सही से याद नहीं है भाई, तुमको सही से याद नहीं, मुझे जहां तक याद है कि 12 मई के बाद हुआ लेकिन 22 से पहले। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब जरा देखो, दोनों की बातों को अगर हम ध्यान से देखें, दोनों की बातों में अगर हम ध्यान दें, तो एक कह रहा है कि नहीं 20 के तो बाद ही हुआ, 20 के तो बाद ही हुआ, तो 20 के तो बाद हो गया, 20 के पहले तो हुआ ही नहीं। तो दोनों ने, उसने कहा 20 के बाद हुआ, तो 20 तो भाई 20 को तो नहीं हुआ। एक ने कहा नहीं 22 से पहले ही हो गया, 22 से पहले हो गया, ठीक है ना। तो दोनों में कौन सी डेट कॉमन है? 21। दोनों में कौन सी डेट कॉमन है? 21। तो 21 आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? एक ने कहा 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले, एक ने कहा नहीं रुक जाओ तुम सही नहीं बोल रहे, मुझे जहां तक याद है कि 12 मई के बाद लेकिन 22 मई से पहले। तो इसने कहा नहीं 20 के तो बाद ही हुआ था, ठीक है। तो 20 और वो कह रहा है 22 से पहले हो गया। दोनों में कौन सी डेट कॉमन थी? 21। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई आपका सही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और हर एग्जाम में आपसे जरूर कैलेंडर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। संगीता रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे वाज सर्टेनली आफ्टर 8th but before 13th of the December. Her sister Natasha remembers that their father's birthday was definitely after 9th but before 14th of December. On which day of December was their father's birthday? ABCDE में कौन सा आपका सही होगा? संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8वें के बाद लेकिन दिसंबर की 13वीं से पहले था, 13 दिसंबर से पहले था, ठीक है। उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9वें के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले था। उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर की किस तारीख को था? ABCD में कौन सा सही है? तो आपने कहा देखो, दोनों को अगर हम यहां पे देखें तो संगीता रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे वाज सर्टेनली आफ्टर 8th but before 13th December. 8, 9, 10, 11, 12 and 13। एक करिए कि नहीं 8 के बाद लेकिन 13 से पहले हुआ। फिर उसकी एक बहन और थी नताशा, उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। नताशा रिमेंबर्स दैट देयर फादर्स बर्थडे वाज डेफिनेटली आफ्टर 9, ठीक है ना, आफ्टर 9 बट बिफोर 14। देखो 9 के बाद क्या आ गया? 10, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, जब यहां पे आपने देखा कि उसने कहा, क्या कहा कि 8 के बाद लेकिन 13 से पहले हुआ, उसने कहा कि 9 के बाद और 14 के पहले हुआ। तो अब यहां पर देखिए क्या कोई एक डेट कॉमन है क्या? क्या इनमें कोई एक डेट नहीं, इनमें 3 डेटें कॉमन है। देखो ये 3 डेटें कॉमन है भाई। उसने कहा नहीं 9 के तो बाद हुआ, ठीक है, 9 के पहले तो हुआ ही नहीं, लेकिन 13 के पहले हो गया, 13 के पहले हो गया। तब इन तीनों में 3 डेटें कॉमन है। पिछले वाले में एक डेट कॉमन थी, तो हमने क्लियर कह दिया कि हाँ 21 को होगा। अब 3 डेटें कॉमन हैं, आपका जो है
10, 11, 12 तीनों कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। डेटा कैसा है? अपर्याप्त है। ठीक है ना, डेटा कैसा है? अपर्याप्त है। कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, डेटा कैसा? अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि अभी इन तीनों में तीनों डेट कॉमन है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।